नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हिंदी के क्लास में आज एक नया टॉपिक देखते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीएससी का व्यापम हो, चाहे अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो वर्णमाला से देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज वर्णमाला। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये वर्णमाला क्या होता है। तो जिस प्रकार आप देखेंगे फूलों को एक पंक्ति में पिरोने से, गूंथने से जिस प्रकार फूलों की माला बनती है, ठीक वैसे ही वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कुछ और नहीं, हिंदी में जितने भी वर्ण हैं उनको एक लिखने का या एक साथ व्यवस्थित रूप से जब हम लिखते हैं तब वही बन जाती है क्या? वर्णमाला। और आपको मैं पूछूंगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका क्या जवाब होगा? देखो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 थी, है ना। मैंने क्या कहा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या थी? 52 थी, लेकिन अभी इसमें प्लस एक और जुड़ गया है और अब आपको वर्णों की संख्या कितना लेना है? 53 लेना है। 2024 में अगर आप करंट अफेयर पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा मराठी भाषा के एक वर्ण को हिंदी में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? हिंदी में जोड़ा गया है 53वां वर्ण के रूप में। ये 53वां वर्ण कौन सा है? तो ये 53वां वर्ण है ला। ये इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका उच्चारण होगा ला के रूप में और इसको विशिष्ट व्यंजन के रूप में जोड़ा गया है हिंदी वर्णमाला में। किस रूप में जोड़ा गया है इसको? विशिष्ट व्यंजन के रूप में। तो अगर कभी परीक्षा में अभी आपको पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 52 न लेकर कितना लेना है? 53। 53वां वर्ण कहां से आया? मराठी भाषा से। कौन सा है? ला। और इसका नाम क्या है? विशिष्ट व्यंजन। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम आगे बात करते हैं आखिर वर्णमाला होती क्या है। तो जितने भी विश्व में भाषाएं हैं सभी में आपको वर्ण देखने को मिल जाएंगे। हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हिंदी वर्णों की ही बात करेंगे और हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसकी अब संख्या हो गई है 53। तो थोड़ा सा हम वर्णों की बात कर लेते हैं। देखो, विश्व भर में आप देखेंगे ना, वैश्विक स्तर पर, ये मैं शायद एक किसी भी वीडियो में नहीं बताया था, यहां पर थोड़ा देख लेंगे। वैश्विक स्तर पर कितनी भाषाएं हैं? तो लगभग 6000 भाषाएं हैं। पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 6000। और इन भाषाओं को लिखने के लिए कितनी लिपि है? 400। और इन 6400 लिपि में सबसे जो वैज्ञानिक लिपि वो देवनागरी है और सबसे जो वैज्ञानिक भाषा वो संस्कृत और हिंदी मानी जाती है। अब संस्कृत और हिंदी को इतनी वैज्ञानिक भाषा क्यों माना जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्योंकि हिंदी में आपको हर जगह एक विशिष्ट वर्गीकरण देखने को मिलेगा और उसी को आज मैं वर्णमाला के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण आखिर होते क्या हैं। तो ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अगर आपको कोई पूछ दे कि वर्ण भाई क्या है बताओ, तो आपको एक लाइन में बोलना है जो ध्वनि होते हैं। ध्वनि मतलब जो हम उच्चारण करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं का, तो का कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ध्वनि है। और उसी का को मैंने लिख दिया तो यही क्या है? आपका वर्ण है। मैंने कहा अ कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन अ मैंने लिख दिया, अब यही क्या है? वर्ण। तो उसी चीज को यहां पर मैंने पहले लाइन में लिखा कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन छोटी इकाई है? तो वर्ण। अब किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई होते हैं, क्योंकि हम वर्णमाला देख रहे हैं ना, तो 2-3 पॉइंट चीजें इसको देख लेते हैं। तीसरा देखो, वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्णों का विभाजन या खंड नहीं किया जा सकता। अब अनार के अ को आप कैसे तोड़ोगे? तो किया ही नहीं जा सकता। अ को आप तोड़ सकते हो क्या? नहीं, ये टूटेगा ही नहीं।
क्लियर है ना। तो वर्णों का विभाजन और किया नहीं जा सकता और इसीलिए यह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट वर्णों को लेकर, क्या, तो हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनती है, दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनती है। अब हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला यहां पर देखेंगे हम स्वर वर्ण, और दूसरा जो प्रकार हम देखेंगे कौन सा, व्यंजन वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला की जब हम बात करें तो यहां पर दो प्रकार के वर्ण हमको देखने को मिलते हैं, और ये दोनों वर्ण जब आपस में मिल जाएंगे तब किसका निर्माण होगा, वर्णमाला का निर्माण होगा। तो इन दोनों वर्णों में पहला वर्ण कौन सा है भाई, स्वर वर्ण, दूसरा वर्ण कौन सा है, व्यंजन वर्ण। अब एक एक चीज को यहां पर मैं डिटेल में बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे स्वर वर्ण को, ठीक है ना। अब आपको मैं पूछ रहा हूं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, एक बार बताइए, कमेंट कीजिए। देखना कमेंट में क्या आएगा, कोई बोलेंगे 12, कोई बोलेंगे 11, कोई बोलेंगे 13। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्वर वर्ण। और मैं कहूंगा कि स्वर वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में न तो 12 है न तो 13 है, कितना है, एग्जैक्ट 11। और ये 11 कौन कौन से हैं अभी हम देखते हैं। उससे पहले स्वर का हम देख लेंगे कि स्वर क्या होते हैं, परिभाषा, या स्वरों की क्या हम देखेंगे, विशेषताएं। भाई किसी भी चीज की एक विशेषता होती है ना, तो स्वरों की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखो व्यंजन वर्ण का आप स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, केवल स्वर वर्णों का ही आप स्वतंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। दूसरा विशेषता क्या है, देखो स्वर वर्णों के उच्चारण में, स्वर वर्णों के उच्चारण में एक ही ध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है, तो एक ही ध्वनि सुनाई देती है। कैसे, वैसे मैं बोल रहा हूं अ, एक ही ध्वनि, मैं बोल रहा हूं ऊ, एक ही ध्वनि, मैं बोल रहा हूं ए, एक ही ध्वनि, मैं बोल रहा हूं ओ, एक ही ध्वनि। तो स्वर वर्णों के उच्चारण में एक ही ध्वनि सुनाई देती है, यह स्वर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और तीसरा, स्वर वर्णों के उच्चारण में, स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे मैं कहूंगा कि व्यंजन वर्ण क्या है, तो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं, और व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय हमको स्वर वर्णों की सहायता की जरूरत पड़ती है, जैसे क। और जब तक क में हम अ को नहीं जोड़ेंगे तब तक क का उच्चारण संभव नहीं होगा, ठीक है। तो चलो व्यंजन में उसको हम देखेंगे। तो स्वर की 3 विशेषता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से संभव है। स्वर वर्ण के उच्चारण में एक ही ध्वनि सुनाई देती है, और स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखेंगे स्वर वर्ण यहां पर हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास स्वर वर्णों की संख्या, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, कितनी है, 11। ऊपर में मैंने लिख दिया है 11। अभी 11 कौन कौन सी हम देखते हैं। सबसे पहले देखो अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ। अब यहीं पर आप लिख लेंगे री, उसके बाद हो जाएगा ए, ऐ, ओ, और ये हो गया आपका औ। अब इसको आप टोटल गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 11। आप बोलेंगे यहां पर सर ओ और अंग और आह भी तो है, तो अंग और आह स्वर नहीं है, वो आपका अयोग वहां है, इसके बाद में मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 11 स्वर हैं ये कौन कौन से हैं और कैसे हैं। अब अभी आप याद कीजिए, मैंने आपका कहा वैश्विक स्तर पर 6000 भाषा और 400 लिपियों में सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक भाषा हमारी भाषा है संस्कृत और हिंदी, और हमारी लिपि है देवनागरी, और उसका कारण है वर्गीकरण। तो यहां पर देखो 11 स्वरों को भी कई प्रकार से बांटा गया है, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मूल स्वर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मूल स्वर।
अब मूल स्वरों की संख्या यहां पर कितनी है? 0 4, मतलब 4 इनकी संख्या है। अब मूल स्वर क्या होंगे? तो ऐसे स्वर जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है। मूल मतलब ओरिजिनल, ठीक है ना? तो ऐसे स्वर जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है उसको हम कहते हैं मूल स्वर। अब मूल स्वर में कौन कौन सा है आप ध्यान रखिएगा, अ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर है। अब इनसे कैसे अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है? तो देखो, अ से बढ़कर क्या बन गया? आ। ई से बढ़कर क्या बन गया? बड़ा ई। उ से बनकर क्या बन गया? बड़ा उ। और री से बढ़कर यहां पर बड़ा री भी बनता है। संस्कृत में, हिंदी में बड़े री को स्वीकार नहीं किया गया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे। हिंदी ने बड़े री को स्वीकार नहीं किया। संस्कृत में आपको बड़ा री मिलेगा और एक री मिलता है। देखो, संस्कृत में 13 स्वर हैं, एक ये बढ़ जाता है और एक ये बढ़ जाता है। अब इन दोनों को हिंदी ने छोड़ दिया, तो इसीलिए स्वरों की संख्या यहां कितनी हो गई? 11। संस्कृत में अंग और आह को वहां भी स्वर नहीं माना गया है। संस्कृत का मैं बार बार वर्णन इसीलिए कर रहा हूं कि हिंदी का सारा कुछ संस्कृत से ही आया है। तो 4 मूल स्वर हो गए हमारे पास। अब देखो, इन्हीं मूल स्वरों से 3 और स्वर बने, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। टोटल स्वर कितने हैं? 11। तो अभी भी बचा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। हमारे पास जो और स्वर हैं इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर आप सोच के देखिए क्या होगा। तो संयुक्त स्वर ऐसे होंगे जो 2 स्वरों के योग से बने होंगे। तो बिल्कुल, तो अब देखो इनकी संख्या भी कितनी है? 4। अब ये कौन कौन से हैं? तो जब हम अ प्लस ई कर देते हैं तो ये बन जाता है ए। एक संयुक्त स्वर आ गया। अ के साथ हम ए कर देंगे तब ये बन जाएगा ऐ। अब इस ए को हम अगर मात्रा में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 डंडी, और अगर इसको हम मात्रा में कन्वर्ट करेंगे 2 डंडी। अगला देखो, अ प्लस उ अगर हम मिला देंगे तो ये बन जाता है ओ। और अगला देखो, अ प्लस ओ हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा औ। तो अब यहां कर देखो, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें मूल स्वरों की संख्या 4, अ, ई, उ और री, और संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 है। कौन कौन सा? ए, ऐ, ओ, औ। तो 4 और 3 7 और 4 टोटल कितने हो गए? 11। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्वर वर्ण जिनकी संख्या 11 है, इसमें 4 मूल स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर है। क्लियर है यहां तक बात? अब यहीं पर एक चीज और आप देखेंगे, चलो अभी उसको मैं वर्गीकरण में बता देता हूं। मूल और संयुक्त, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ये तो हमने मूल रूप से वर्गीकरण देखा है, इसके अतिरिक्त भी स्वरों के वर्गीकरण है वर्णमाला के अंतर्गत। 3 प्रकार का वर्गीकरण मैं यहां पर बताऊंगा, एक साथ इसको कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है जी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसा पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। आपको और कोई भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पर अन्य जगह वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके दूंगा मैं। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो स्वर वर्णों का जब वर्गीकरण भाषाविदों ने किया, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया वो किया किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अभी कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? तो इसमें पहला प्रकार हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। पहला प्रकार क्या है? ह्रस्व स्वर। अब ये आप बोलेंगे सर ये ह्रस्व स्वर क्या है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय। तो एक मात्रा का समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगेगा उसको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। अब इसमें कौन कौन सा ह्रस्व स्वर आ जाएगा? तो देखो, जितने भी जो मूल स्वर हैं, अ, ई, उ और री, ये देखो सब छोटे स्वर हैं। इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, और इन चारों वर्णों को, चारों स्वरों को हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा स्वर। ठीक है? किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे दूसरा प्रकार कौन सा है? तो दूसरा प्रकार है यहां पर दीर्घ स्वर। उच्चारण के आधार पे दूसरा प्रकार कौन सा है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है?
2 मात्रा का समय लगता है, उन स्वरों को हम कहेंगे दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो इनसे बड़ा कर दो, देखो आ, फिर बड़ा ई, फिर बड़ा उ, और री का बड़ा नहीं बनेगा, मैंने बताया था। तो कौन सा आ जाएगा, ए, ओ, औ। और ये आपके साथ क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दीर्घ स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा। ह्रस्व स्वर मतलब 1 मात्रा का उच्चारण, और दीर्घ स्वर मतलब 2 मात्रा का उच्चारण। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब तीसरा इसका जो प्रकार है उसको कहा गया है प्लूत स्वर। देखो ये प्लूत स्वर का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत का कॉन्सेप्ट है। लेकिन किंतु परंतु अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो 3 प्रकार लेना है उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। और प्लूत स्वर क्या होते हैं, तो ऐसे स्वर जहां पर 3 मात्रा का समय उच्चारण करते समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। अब प्लूत स्वर कोई और नहीं, ये संस्कृत के कुछ मतलब इसी स्वर को संस्कृत में कुछ अलग ढंग से लिखने का एक तरीका है। जैसे पुराने पुस्तकों में आप देखे होंगे ऐसे लिखा रहता है ओम, ये देखो, तो यही आपका क्या है, प्लुत स्वर है। दूसरा देखो राम, ऐसे लिखा रहता है, तो यहां पर राम नहीं बोलना है, राम, इसको आपको 3 मात्रा तक खींचना है। तो ये जो एस के जैसे दिख रहा है, ये भी 3 के जैसे दिख रहा है, यही आपका क्या है, प्लुत स्वर। तो आपको ध्यान रखना है उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। दूसरा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, तो किसका, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और प्रयोग के आधार पर स्वरों का कितना वर्गीकरण किया गया है भाई, तो यह भी 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा 3 प्रकार से किया गया है, तो पहला आप देखेंगे अग्र स्वर, दूसरा आप देखेंगे मध्य स्वर, और तीसरा आप देखेंगे पश्च स्वर। अब ये अग्र, मध्य और पश्च स्वर क्या है भाई, तो देखो हम स्वरों का या किसी भी वर्ण का उच्चारण कहां से करते हैं, अपने जिह्वा से। तो जिन स्वर वर्णों को उच्चारण जीभ के अग्र भाग से करेंगे उसको हम कहते हैं अग्र स्वर। और इस अग्र स्वर में कौन कौन से आएगा, तो यहां पर आता है ई, बड़ा ई, ए और ऐ। तो जिन स्वरों के उच्चारण करने पर, ये आपका आधार किसका है, तो प्रयोग के आधार पर है स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। तो जब हमारा जीभ का सामने वाला हिस्सा स्वर के उच्चारण करते समय प्रयोग हो उनको हम कहेंगे अग्र स्वर। इसमें आते हैं 4, अ, ई, ऐ। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करते समय हमारे जीभ का मध्य वाला भाग सक्रिय हो उसको हम कहेंगे मध्य स्वर, और इसमें आपका अकेले आता है अ। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का पीछे वाला हिस्सा सक्रिय हो जो गले से जुड़ा है उसको कहेंगे पश्च स्वर। और यहां पर कौन कौन से आ जाएगा, देखो एक आ जाएगा आ, एक आ जाएगा उ, एक आ जाएगा बड़ा उ, और ओ और औ। तो ये 5 स्वर वहां आएंगे। यहां पर देखना आप सभी क्लासिफिकेशन में री को छोड़ दिया गया है। री को छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, री को जब हम लंबा उच्चारण करते हैं ना तो एक ही ध्वनि नहीं, यहां पर 2 ध्वनि सुनाई दे देती है, र और ई, तो री है ना, इसी कारण री को कई जगह छोड़ दिया गया है, यहां पर इसको छोड़ दिया गया है। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गया। 2 क्लासिफिकेशन और देखेंगे स्वर वर्ण का, इसको मैं मिटा रहा हूं। और यह जो क्लासिफिकेशन है यह है मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर है, मुखाकृति के आधार पर। तो तीसरा हम देखेंगे मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। कैसे मुखाकृति के आधार पर, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संवृत स्वर। क्या देखेंगे, संवृत स्वर। संवृत का अर्थ यहां पर होता है संकरा। संवृत का अर्थ क्या होता है, संकरा। दूसरा हम देखेंगे अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। तो आप देखो संवृत का अर्थ होता है संकरा, तो यहां पर अर्ध संवृत बोला है मतलब ये आधा संकरा होगा, पूरा संकरा नहीं होगा, है ना भाई।
तीसरा हम देखेंगे विवृत स्वर। तीसरा क्या है? विवृत स्वर, और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। और चौथा हम देखेंगे अर्ध विवृत स्वर। ठीक है ना? चौथा क्या है? अर्ध विवृत स्वर। अब यहां पर हम देखेंगे ये चारों प्रकार के जो स्वर हैं इनको मुख की आकृति के आधार पर कैसे बांटा है। जैसे हम सभी वर्णों का स्वर वर्णों को उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख की आकृति बदलती जाएगी, उसी को ध्यान में रख के इसको बांटा गया है। जैसे संवृत स्वर, तो ऐसे स्वर जिनको हम बहुत कम मात्रा में बोल करके काम चला सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संवृत स्वर जिसको बोलने में हमारा मुंह बहुत कम खुले, जैसे ई, ई, उ, उ, ये 4 हो गया। बोल के देखो आप, ई, ई, उ, छोटा सा मुंह खोलेंगे और ये बोल लेंगे, इसीलिए इसको कहा गया संवृत स्वर। किसके आधार पर? मुखाकृति। अगला देखो अर्ध संवृत स्वर, अब इससे ज्यादा खुलेगा, तो इससे ज्यादा खुलेगा तो कौन कौन से आ जाएगा? अर्ध संवृत में एक आ जाएगा ए और एक आ जाएगा ओ। ई, उ, ए, ओ। अब जैसे यहां से आप यहां आएंगे इसकी तुलना में मुंह आपका ज्यादा खुल जाएगा, मतलब ये पूरा सकरा है, और ये उसकी तुलना में अर्ध संवृत है, मतलब कम सकरा है। अगला देखो विवृत स्वर, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण करने पर आपको मुंह को पूरा खोलना पड़ता है उसको कहते हैं विवृत स्वर। पूरा 100% पूरा मुंह आपका जबड़ा तक खुलेगा। अगला देखो अर्ध विवृत। अब अर्ध विवृत मतलब विवृत की तुलना में यह कम खुलेगा, क्योंकि अर्ध विवृत है तो यहां पर ऐसे स्वर आएंगे जिनके उच्चारण करने पर आ की तुलना में मुंह कम खुलता है। तो जितने भी बचे हुए स्वर है उसको यहां लिख दो। कौन सा हो जाएगा? आ, फिर हो जाएगा ऐ, और फिर हो जाएगा औ। तो 3, 1, 4, 2, 6 और 4, 10। री को यहां पर भी छोड़ दिया गया है। यह मुंह के खुलने के स्थिति के आधार पर है, इसीलिए यहां पर मैं लिखा हूं मुखाकृति के आधार पर। अब यहां पर देखो, अगर हम इसको परसेंट में बांटें तो जब मुंह हमारा 25% खुलेगा तब हम उसको कहेंगे संवृत स्वर। मुंह हमारा जब 50% खुलेगा तब उसको हम बोलेंगे अर्ध संवृत स्वर। और मुंह हमारा जब 100% खुलेगा तब उसको हम बोलेंगे विवृत। और जब मुंह हमारा 75% खुलेगा तब उसको हम बोलेंगे अर्ध विवृत। ये परसेंट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूं। मुखाकृति के आधार पर ध्यान रखना, स्वरों को 4 प्रकार से बांटा गया है, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डेट में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और क्लासिफिकेशन है स्वर का, इसके बाद स्वर वर्ण खत्म हो जाएंगे, फिर अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा व्यंजन वर्ण। और अगला क्लासिफिकेशन किस आधार पे है? होंठ की आकृति के आधार पर। एक हमने देखा मुख की आकृति के आधार पर, एक हम देखेंगे होंठ की आकृति या स्थिति के आधार पर। ये चौथा क्लासिफिकेशन है, होंठ की या होंठों की स्थिति के आधार पर। अब होंठों की स्थिति के आधार पर, आकृति के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला कौन सा है? तो एक है आपका वृत्तमुखी स्वर। क्या है? वृत्तमुखी स्वर। अब ये वृत्तमुखी स्वर क्या है? तो देखो, वृत्त का अर्थ होता है गोल, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय हमारा मुख अर्थात हमारे होंठ गोल आकृति में हो जाते हैं उसको कहा गया है वृत्तमुखी स्वर। और इस वृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से आएंगे? देखो 4 स्वर आएंगे, उ, बड़ा उ, और औ। ये देखो, वृत्तमुखी स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने पर हमारे मुख की या होंठ की आकृति गोलाकार हो जाए, उसे वृत्तमुखी कहते हैं। उ, ओ, औ। आप बोल के देखेंगे, आपको तुरंत क्लियर होगा। और इसमें दूसरा जो वर्गीकरण है वो क्या है? अवृत्तमुखी स्वर। और ये ऐसे स्वर हैं जिनके बोलने पर हमारा मुख गोलाकार नहीं होता, उसे हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा, बचा हुआ है कौन सा? देखो, अ, आ, ए, ऐ। और कौन सा हो जाएगा? हाँ, ई और ई, ई,
ई। ये आपके 6 कहां पर है? अवृत्तमुखी, जिनके बोलने पर हमारा मुख गोलाकार नहीं होता। आ ए ई। एक बार भी मुख गोलाकार नहीं हुआ। और जैसे ही हम उ ओ बोलेंगे, तुरंत हमारे जो मुख की आकृति है, होंठ की स्थिति है, वो गोलाकार हो जाएगी। तो ये स्वरों का क्लासिफिकेशन था और इसी आधार पर हिंदी भाषा को और देवनागरी लिपि को सबसे वैज्ञानिक भाषा और लिपि का दर्जा इतिहासकार और भाषाविदों के द्वारा दिया गया है। तो ये पहला पार्ट है वर्णमाला का। अगला जो पार्ट रहेगा थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, उसमें पूरा डिटेल में व्यंजन कैसे ही क्लासिफिकेशन करूंगा, इससे थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख के समझ लीजिए। नमस्कार।